यस मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज की हेडिंग डाल दी गई थी पिछली वीडियो के एंड में। नाउ कंटिन्यू। समझते रहना, हाथों हाथ नोट्स लिखते रहना। एट प्रेजेंट रहते जो पल्ले पड़ा, जो मैंने लिखवाया लिख दिया। देखते देखते 10 मिनट के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से आपके हाथ में आ जाएगी। जैसे कि आपको पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटरचेंजिंग से एक दूसरे का प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वेरिएबल स्टेट में चाहिए। एक चार्ज को रख देने मात्र से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएट एंड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। इन द केस ऑफ constant motion of a charge, electric field is in variable state, but magnetic field is just created and constant. Okay? IBL, sorry, 1 mu naught upon 2 pi I upon R, इस टाइप के बहुत सारे फॉर्मूले थे। तो इट इज I। अगर कांस्टेंट मोशन से चल रहा है तो एक कांस्टेंट करंट, एंड ड्यू टू दिस कांस्टेंट फील्ड इज क्रिएट। और अंत में प्यारे बच्चों, अगर एक चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन के साथ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वेरिएबल स्टेट में आएंगे, तब उत्पादन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो पहली प्रॉपर्टीज कि ये एक्सीलरेटेड चार्ज के द्वारा ही प्रोड्यूस की जा सकती हैं। ओके, हाथों हाथ लिखते रहें रफ कॉपी में, बाद में फेयर। नंबर 1 में लिख लीजिए, साथ साथ घसीट मार के लिखना। ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्ज। दूसरा, जैसे बात तय हो चुकी थी कि इन्हें मीडियम की आवश्यकता नहीं है, तो दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। लिख दीजिए नंबर 2, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मैटेरियल मीडियम। नंबर 3, इसकी स्पीड या चार्जलेस मासलेस, तो ये सारी वेव होती है। These waves are chargeless, massless. स्पीड, वैक्यूम की बात करें तो लाइट और स्पीड से चलेगी। प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपने दोनों पढ़ लिया था, और मैग्नेटिक फील्ड में जिस दिन परमिएबिलिटी के दर्शन आपको हुए थे, मैंने निश्चित रूप से उसी दिन परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में आपको कनेक्शन बता दिया था, याद करें। और उसका कनेक्शन सीधा स्पीड ऑफ लाइट से लिंक हो गया था, यानी कि 1/√μ0/ε0। ये सी के इक्वल होगा। आप ऐसे लिखें जैसे मैं लिखवा रहा हूं, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम is this, which is equal to speed of light in vacuum। तसल्ली करके लिख लो, पहले पॉज कर दो, तसल्ली से लिख दो पहले आराम से। मैं फिर बोल रहा हूं, 4th पॉइंट, these waves या EM waves travel in vacuum with speed 1/√μ0/ε0, which is equal to speed of light in vacuum। दिख तो रहा होगा ना सर? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड ही कंसिस्ट किए जा रहे हैं ईएम वेव्स के द्वारा। 11वीं कक्षा में जब आपने प्यारे बच्चों पढ़ाई करी थी,
तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव आपने पढ़ी थी, और ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड और अपर सरफेस ऑफ लिक्विड में फ्लो हो सकती थी, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव कहीं भी जा सकती थी। उस समय जो भी गैस में या एयर में या वैक्यूम में रे जारी होंगी वे तो लॉन्गिट्यूडनली हो सकती हैं, और यही आपको लिखाया गया था। उसमें एक अपवाद छोड़ दिया गया था, एक्सेप्शन, और उसका दिन मैं बताया था कि 12वीं में इसके दर्शन होंगे। वो दिन आज का ही है। प्यारे बच्चों, मात्र लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक छोटा सा पार्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि हमारी लाइट होगी, ये एयर में, गैसेस में, वैक्यूम में चल सकती हैं, पर लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। मात्र इकलौता एक्सेप्शन केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि वैक्यूम में, गैसेस में, एयर में चलने के बावजूद भी ट्रांसवर्स नेचर की है, क्योंकि यहां पे वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दिस द प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव। सो प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एंड परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन, सो इट हैज ट्रांसवर्स नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, ईएम वेव हैज ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही ईएम वेव्स के द्वारा कैरी हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन क्या है? बड़ा ही प्यारा, सुंदर और छोटा रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो एक्यूरेट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है एट ऑल इंस्टेंट। वेरिएबल है ना, जिस इंस्टेंट ई है उसी इंस्टेंट का बी का रेशियो ये रहेगा। अब वो कहोगे जीरो है तो ये भी जीरो है, निसंदेह जीरो है। जब ऐसी 0/0 वाली कंडीशन आ जाती है तो मैथ्स वाले बच्चे आराम से समझ सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू लिया करते हैं, फिर LHL RHL वो C के ही इक्वल आनी है। ओके, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जल्दी भी कर सकते हो, मैक्सिमम ले लो, बात तो एक ही, ठीक है। तो मैं कहता हूं जनरल केस लेना चाहिए। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are related by the relation E/B = C। लिख दें। सातवां देख लेता हूँ, दिख रहा है? दिखना चाहिए वैसे, और ये दिख रहा है, लास्ट ये दिखाई देगा, फिर इधर देखते हैं उसके बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ जा रहे हैं, अर्थात एनर्जी कैरी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो भी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी कर रही हैं उसका लगभग आधा पार्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और आधा भाग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा संचरित किया जा रहा है। ओके, एनर्जी कैरिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स is on average equally divided in electric and magnetic fields। फिर सुन लें, सातवें पॉइंट आपको क्या लिखना है? एनर्जी कैरिंग बाय EM waves is on average equally divided in electric and magnetic field। ओके, और देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वेरिएबल केस में है। जिस क्षण और जिस जगह
एट एन इंस्टेंट एट एनी प्लेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया तो उसी इंस्टेंट पर उसी जगह मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगा। क्या लिखेंगे? बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अटेन्स देयर मैक्सिमम वैल्यू एट सेम टाइम एंड एट सेम प्लेस। E naught B naught be maximum value, same place same time। ओके, ठीक। कितनी एनर्जी ले जा रहे हो भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एनर्जी? वो तो स्पेस के ऊपर डिपेंड है, तो यूनिट वॉल्यूम का निकाल लो। और यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी कहलाती है एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एनर्जी डेंसिटी कैरी कर रही हैं वो देख लीजिए। एनर्जी हाफ mv² के फॉर्मेट का ध्यान रखना, हाफ mv² का फॉर्मेट। इन EM वेव्स, ऐसे लिखा, इन EM वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी is half mv² format, half epsilon naught E², average E²। ओके, वेरिएबल है ना। इन EM waves इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज हाफ epsilon naught E² and magnetic field energy density is half epsilon naught is 1/μ0 आएगा, अपॉन μ0। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, b²/2μ0, बी एवरेज वैल्यू। एक और लिखे, कम से कम 10 पूरी कर लें। कुछ भी लिख सकते हो, हाँ ये बहुत अच्छी लिखी। अगर EM वेव्स आ रही हैं और वो कहीं कोई ऑप्टिकल इफेक्ट दिखा रही हो, तो ऑप्टिकल इफेक्ट दिखाने की जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की है, उसे मैग्नेटिक फील्ड का कोई दूर तक लेना देना नहीं है। ओके, लिखेंगे फॉर एनी ऑप्टिकल इफेक्ट of EM waves, only electric field is responsible. Only electric field is responsible. कम से कम 10 पॉइंट लिखोगे तो कुछ तो याद रहेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ताकि अगली वीडियो में EM वेव्स समाप्त हो जाए, इसके लिए इसी वीडियो में 2 महत्वपूर्ण बातें आप जान लें। इतने मिटाऊंगा, इतना इसको पॉज कर दूं। हाँ प्यारे बच्चों, अगली और अंतिम हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पड़ती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसका एक बहुत ही छोटा सा अंश है जो हमें दिखाई देता है, विजिबल रीजन, बाकी बहुत मेजर पोर्शन हमें दिखाई ही नहीं देता। उसके बारे में एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा करनी, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इसके लिए 2 महत्वपूर्ण बात
आप इसी वीडियो में सुन के इस वीडियो को क्लोज करेंगे ताकि अगली वीडियो में समाप्ति की जा सके। प्यारे बच्चों, एक भारी एटम, बल्कि एटम के अंदर ऐसे न्यूक्लियस, ए हैवी न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम, इसमें से, इसके न्यूक्लियस में से जो कि अंदर का प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो कुछ कम ज़्यादा सा हो जाता है, प्रोटॉन भागने को तैयार है, रिपल्सन के मारे उन्हें रोका जा रहा है बाइंडिंग एनर्जी से, वो उनको बैलेंस करने में बड़ी मुश्किल हो रही है और दैट रीजन से कुछ ना कुछ बाहर निकले जा रहा है। वो होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और साथ में मेरे प्यारे बच्चों उसमें गामा रेज निकलती हैं। ये चैप्टर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको एटम्स एंड न्यूक्लियस के बाद में पढ़ाना चाहिए था, परंतु आईएससी बच्चों के लिए ये चैप्टर टर्म 1 में आ रहा है, इसलिए बताने की मजबूरी है। अन्यथा ये जो मैं 2 पॉइंट्स बता रहे हैं बताने की अवस्था नहीं थी, ये ऑलरेडी हो चुके होते। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस अगर वो बहुत भारी है तो उसमें से गामा रेज लगातार स्वतः निकलती रहती है। ये न्यूक्लियर प्रोसेस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सबसे घातक किरणें हैं। ओके, गामा रेज के बारे में इतनी जानकारी आपको चाहिए। दूसरी और अंतिम जानकारी प्यारे बच्चों, एक्स रे। गामा रेज के बारे में आपने सुना, अब एक्स रे के बारे में प्यारे बच्चों ढंग से मेरे एक एक पॉइंट्स के ऊपर विचार करना। इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर 1,00,000 मीटर पर सेकंड स्पीड से टन 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 चलता रहता था, पर जब बैटरी लगा देते थे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ 10⁻³ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने के लिए विवश था। वो भी कांस्टेंट नहीं चल रहा, वो भी धक 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 करके चल रहा था, ट्रीट एज ए कांस्टेंट मोशन, मतलब यूज एज ए बिहेव एज ए कांस्टेंट मोशन, वीटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों, अगर एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएं उसको गर्म करके और फ्री स्पेस में दूसरी प्लेट को भयंकर पॉजिटिव चार्ज दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आते आते एक अत्यधिक एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं, और जो अत्यधिक एनर्जी यहां तक आते आते एक्वायर कर लेंगे उसके अंदर वे विवश हैं उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलने के लिए। तो ये भयंकर ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर लेते हैं कहां जाती है? इलेक्ट्रॉन वेरी हाई एनर्जी, लगभग 60,000 वोल्ट, 80,000 वोल्ट, 1,00,000 वोल्ट, 1,50,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इन्हें एक्सीलरेट कराया जाए तो सोच सकते हो कितना भयंकर एनर्जी एक्वायर कर लेंगे। और इसको अगर एक ऐसे टारगेट से टकराया जाए जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो, इससे गर्म होकर वो पिघले ना, इसके बावजूद भी ठंडा पानी इसके चारों तरफ रहता है, तो जब ये यहाँ टकराएंगे तो अंदर तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेंगे और ये सारी एनर्जी एक रेडिएशन फॉर्म में। अब फोटोन कहूँगा तो फोटोन भी अब तक आपने नहीं पढ़ा, ये भी टर्म सेकंड का है, पर कोई बात नहीं, अब आइडिया लगा सकते हो, यही मजबूरी है। बाकी टर्म 2 की पढ़ाई में तो सारा आएगा ही आएगा। दीज आर एक्सरे, ये आपको दिखने लगा होगा, दिखना अभी भी बंद हुआ था, कोई बात नहीं, ध्यान रखता हूँ कहाँ लिखना है मुझे।
दीज आर एक्स, यहाँ लिखना मुझे एक्सरे नहीं, यहाँ लिखना एक्सरे, यानी कि एक्सरे उन इलेक्ट्रॉनों से मिलेगी जो बहुत ही हाई एनर्जी के साथ चल रहे हैं और अचानक डिसलेट कर दिए जाएं, तो इनकी सारी एनर्जी एक्स रेज के रूप में उभर के सामने आएगी, जो कि गामा रेज से मामूली भरी कमी है, बस लगभग गामा रेज की एनर्जी के लगभग ये है। ओके, इन दो बातों का ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। गामा रेज न्यूक्लियस से निकलती हैं, भारी भारी न्यूक्लियस से, और इस घटना को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ लेंगे, अभी टेंशन ना लें। और एक्स रेज वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स व्हेन डिसलेट्स बाय ए हाई मेल्टिंग पॉइंट टारगेट, देन एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। ओके, ये दो पॉइंट ध्यान रखें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम की हेडिंग डालें और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। ओके प्यारे बच्चों, बाय।